इंडिया में लोग एसी खरीद रहे हैं क्योंकि गर्मी से बचना है। 2025 में 1,54,00,000 एसी यूनिट्स बिकी और 2030 तक ये नंबर 2,80,00,000 तक पहुंच जाएगी। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यही एसी जो तुम्हें ठंडा रखता है वही अगला हीटवेव भी बना रहा है, और उस हीटवेव में तुम और बड़ा एसी खरीदोगे। ये एक साइकिल है और अभी तक कोई इस ट्रैप को तोड़ नहीं पाया। इंडिया में क्लाइमेट चेंज अब फ्यूचर की वार्निंग नहीं रहा, ये ऑलरेडी हमारे घर के अंदर आ चुका है। कभी बिजली का बिल बनकर, कभी महंगा टमाटर बनकर, कभी फ्लडेड रोड बनकर, कभी पानी की शॉर्टेज बनकर, और कभी कभी तो रात के 2 बजे भी पसीना बनकर। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? हम अभी भी इसे एक नॉर्मल गर्मी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हर साल हम बोलते हैं इस साल गर्मी ज़्यादा है, और फिर अगले साल यही लाइन रिपीट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गर्मी सिर्फ ज़्यादा नहीं हो रही, गर्मी का नेचर चेंज हो रहा है। पहले गर्मी दिन में लगती थी, अभी तो रात में भी नहीं जाती। पहले बारिश सीजन के हिसाब से आती थी, और अब कभी महीनों तक नहीं आती, और जब आती है तो शहर को भी डुबा देती है। पहले लू सिर्फ एक डिस्कम्फर्ट थी, और अब हीट वेव एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। यहाँ एक तरफ वो लोग हैं जो रूम बंद करके एसी चला सकते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो 45 डिग्री की गर्मी में भी बाहर रोड में काम करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, डिलीवरी बॉयज, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इनके लिए क्लाइमेट चेंज कोई थ्योरी नहीं है, इनके लिए क्लाइमेट चेंज इनके बॉडी पर पड़ता हुआ एक डायरेक्ट अटैक है। और इंडिया के लिए ये क्राइसिस दुनिया के कई कंट्रीज से ज्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इंडिया में 3 चीजें एक साथ कोलाइड करती हैं: एक्सट्रीम हीट, अनप्रेडिक्टेबल रेन एंड एक्सट्रीम पॉपुलेशन जो क्लाइमेट पर डिपेंडेंट है। ये हमारी स्टोरी है, हमारे शहर की, हमारे खेत की, हमारे घर की। 2024 इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट ईयर था। इंडिया में टेम्परेचर का रिकॉर्ड 1901 से रखा जा रहा है, और 2024 उस रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गर्म साल बना। लेकिन सिर्फ एनुअल एवरेज टेम्परेचर देखकर इसका डेंजर समझ नहीं आता। रियल डेंजर तो तब समझ आता है जब आप देखते हो कि ये गर्मी इंसान के बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करता है। हमारे ह्यूमन बॉडी का एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम होता है। जब बॉडी ओवर हीट होता है तो स्वेटिंग होती है, फिर वो स्वेट एवापोरेट होता है और बॉडी इस तरीके से कूल होती है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन अभी के हीट वेव में सिर्फ हीट नहीं है, साथ में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से जब हमारी बॉडी कूल डाउन करने के लिए पसीना छोड़ती है तो वो इवेपोरेट नहीं हो पाता, क्योंकि एयर ऑलरेडी ह्यूमिड रहती है। और इस कारण से धीरे धीरे हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता रहता है, और हम हीट स्ट्रोक की तरफ बढ़ते हैं। पहले डिजीनेस, फिर वीकनेस, फिर हेडेक, कंफ्यूजन, फिर अनकॉन्शियसनेस, और एक्सट्रीम केसेस में हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक कोई नॉर्मल डिहाइड्रेशन नहीं होता, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। हमारे ब्रेन, किडनी, हार्ट सब पर प्रेशर पड़ता है। और प्रॉब्लम यह है कि अक्सर ये हीट स्ट्रोक आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। आपको लगता है कि आदमी बस थक गया है, लेकिन अंदर ही अंदर बॉडी शटडाउन मोड में जा रही होती है। और सबसे स्केरी बात, ये हीट वेव सिर्फ दिन में नहीं मारती। एक्सट्रीम हीट वेव के टाइम जब रात को भी टेम्परेचर नीचे नहीं आता, तब हमारी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती। दिन भर जो हमारे बॉडी ने हीट को एब्जॉर्ब की होती है वो रात को रिलीज नहीं हो पाती, जिससे रात को नींद टूटती रहती है और हार्ट पे भी प्रेशर पड़ता है, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होता है। ऐसे हीट वेव के टाइम में एल्डरली पीपल, प्रेग्नेंट वुमेन और जो ऑलरेडी पहले से ही सिक है वो बहुत ज़्यादा डेंजर में आ जाते हैं। पहले रात रिलीफ देती थी, अभी तो इंडिया के कई शहरों में रात भी हीट ट्रैप बन रही है। इसका एक बड़ा रीज़न है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसे सिंपल वर्ड्स में समझो, गांव में मिट्टी होती है, पेड़ होते हैं, पानी के नेचुरल सोर्सेज मौजूद होते हैं, और काफ़ी सारा ओपन लैंड भी मौजूद होता है। इस कारण से हीट वहाँ ट्रैप नहीं हो पाती और जल्दी से जल्दी हीट रिलीज हो जाता है, और रात को टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है। और शहर में होता है कंक्रीट, एसफाल्ट, ग्लास बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स, पार्किंग लॉट्स और कम होते हुए ट्रीज। ये कंक्रीट मिट्टी से बहुत अलग है। मिट्टी जैसे तेजी से हीट को एब्जॉर्ब करके तेजी से उसे रेडिएट भी कर देता है, कंक्रीट वैसा नहीं करता। ये हीट को पकड़ के रखता है और धीरे धीरे रिलीज करता है। इसीलिए दिन भर जो हीट को एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है वो रात को धीरे धीरे रिलीज करता है, और इसीलिए रात को भी शहर में टेम्परेचर हाई रहता है। दिन में सन गर्म करता है और रात में कंक्रीट गर्म करता है। और फिर आता है हमारा एसी पैराडॉक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम जो एसी चलाते हो ये घर के अंदर तो ठंडक देती है, लेकिन उसी एसी का जो आउटडोर यूनिट है ना, वो बाहर में हॉट एयर को रिलीज करता है। आपका रूम तो कूल डाउन हो रहा है,
लेकिन बाहर एनवायरनमेंट और ज़्यादा गर्म हो रही है। इससे क्या होता है, जिसके पास एसी होता है वो तो बच जाता है, लेकिन जिसके पास एसी नहीं होता है वो डबल गर्मी झेलता है। इसे हम क्लाइमेट इनइक्वालिटी कह सकते हैं, जिसमें एक क्लास हीट से बचने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करती है और दूसरी क्लास उस इलेक्ट्रिसिटी और एग्जॉस्ट हीट का बर्डन झेलता है। इंडिया में हीट सिर्फ वेदर प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तब प्रोडक्टिविटी गिरती है, कंस्ट्रक्शन वर्कर कम काम कर पाता है, डिलीवरी वर्कर ज़्यादा ब्रेक लेता है, रिक्शा वाला थक कर रुक जाता है और हमारे फार्मर्स फील्ड में कम टाइम बिता पाते हैं। और इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए इसका मतलब है डायरेक्ट इनकम लॉस। इनके पास पेड लीव नहीं होती, कोई इंश्योरेंस नहीं, स्कूल ऑफिस नहीं होता और वर्क फ्रॉम होम भी नहीं होता। इसीलिए हीट वेव का दिन इनके लिए सिर्फ एक वेदर अलर्ट नहीं है, बल्कि वो दिन होता है कम कमाई, ज़्यादा खर्चा और हेल्थ रिस्क का। पानी खरीदना होता है, ORS खरीदना होता है, दवाई खरीदना पड़ता है और कभी कभी तो काम भी छोड़ना पड़ता है। और जब रोज की कमाई से घर चलता हो तो एक हीट वेव पूरे फैमिली के बजट को हिला के रख सकता है। यही रीजन है कि क्लाइमेट चेंज सबसे पहले पोर लोगों के लिए एक डिजास्टर बन के आता है। रिच लोगों के लिए क्लाइमेट चेंज पहले एक इनकन्वीनियंस है और पोर लोगों के लिए ये एक सर्वाइवल का क्वेश्चन है। लेकिन ये हीट वेव इंडिया में क्लाइमेट चेंज का सिर्फ एक पार्ट है। दूसरा बड़ा डेंजर है चेंजिंग मानसून, या फिर यूं कहें द चेंजिंग नेचर ऑफ मानसून। इंडिया की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई और फूड प्राइसेस सब मानसून से कनेक्टेड हैं। हम मानसून को रोमांटिसाइज करते हैं, बारिश, चाय, पकोड़े, सॉन्ग्स। लेकिन इंडिया के लिए मानसून कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि मानसून एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर मानसून टाइम पर आए, कंट्रोल्ड वे में आए, तो क्रॉप्स बचती है, रिजर्वायर्स फिल होते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बैलेंस में रहता है और फूड प्राइसेस भी स्टेबल रहते हैं। लेकिन जब मॉनसून अनस्टेबल होता है तो ये पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है। और अब तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि बारिश सिर्फ कम हो रही है, बल्कि प्रॉब्लम तो ये है कि इस बारिश का पैटर्न अनस्टेबल हो रहा है। कभी लॉन्ग ड्राई स्पेल, कभी सडन एक्सट्रीम रेनफॉल। फार्मर्स के लिए ये एक नाइटमेयर है, क्योंकि फार्मिंग सिर्फ टोटल रेनफॉल में डिपेंड नहीं करती। फार्मिंग डिपेंड करती है टाइमिंग पर, बीज कब डालना है, खेत कब प्रिपेयर करना है, फर्टिलाइजर कब यूज करना है, हार्वेस्ट कब करना है। अगर बारिश सिर्फ 10 दिन भी लेट हो जाए तो क्रॉप्स स्ट्रेस में आ सकती है, और अगर बारिश एक साथ में बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्रॉप्स डूब भी सकती है। अगर क्रॉप्स के फ्लावरिंग स्टेज पर हीट वेव आ जाती है तो पूरे के पूरे यील्ड गिर सकता है। अगर हार्वेस्ट के टाइम पे अनसीजनल रेन आ जाती है तो पूरे साल का मेहनत बेकार हो सकता है। और जब ये क्रॉप डैमेज होता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ फार्मर तक नहीं रहती, वो सीधा मार्केट पे दिखता है। टमाटर, प्याज, चावल सब महंगा हो जाता है। क्लाइमेट चेंज आपके थाली तक आ चुका है। जो हीट फील्ड में लगती है वही महंगाई बनकर मार्केट में दिखती है। जो बारिश क्रॉप डिस्ट्रॉय करती है वही ग्रोसरी बिल बनकर आपके घर में एंटर करती है। यहाँ एक और कॉन्ट्रडिक्शन है, एक साइड सूखा पड़ रहा होता है और दूसरी साइड फ्लड आ रही होती है। एक ही कंट्री में कुछ एरियाज पानी के लिए तरस रहे होते हैं और कुछ एरियाज पानी में डूब रहे होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि क्लाइमेट चेंज वेदर को स्मूथ नहीं, एक्सट्रीम बना रहा है। इसमें ड्राई डेज ज़्यादा ड्राई और वेट डेज ज़्यादा वेट हो जा रहे हैं। इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल भले सेम हो, लेकिन फिर भी ये डैमेज कर सकता है। अगर जो बारिश 30 दिन में आनी होती है वो 5 दिन में आ जाए तो वो फ्लड बन सकता है, वो डिजास्टर बन सकता है। इसीलिए इंडियन सिटीज़ फ्लडेड हो रही है। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हर शहर का एक वर्जन है जहाँ थोड़ी सी रेनफॉल के बाद रोड्स रिवर बन जाते हैं। देखो, ये क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी चीज़ है जिसे हम सब मिलकर ख़राब करते जा रहे हैं, और ये कोई सिंगल पर्सन से नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़े स्केल में हो रहा है। इसे कह सकते हैं कि ये गवर्नेंस प्रॉब्लम भी है, ये अर्बन प्लानिंग प्रॉब्लम भी है, और इसे डेवलपमेंट मॉडल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। हीट वेव का सॉल्यूशन कोई हीट अलर्ट नहीं है। इसका प्रॉब्लम जितना बड़ा स्केल में है उसका सॉल्यूशन भी उतना बड़े स्केल में लाना होगा, और सबसे बड़ी बात, हमें इसे सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर अभी भी हम नहीं समझे तो शायद फ्यूचर के जनरेशन्स को हमारे जैसे नॉर्मल डेज ना मिले। मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या करना है या फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन मैं आपसे यही पूछूंगा कि क्या इस बारे में आप सोचते हैं, आपको क्या लगता है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि पुराने पेड़ों को बचाओ, उन्हें कट होने मत दो किसी भी हालत में, क्योंकि एक 80 साल पुराना बड़ा ट्री को काट के उसके जगह में आप 10 भी नया ट्री लगा दें, फिर भी वो पुराने ट्री का कमी वो पूरी नहीं कर पाएंगे। बात ये नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, बात यह है कि इस क्लाइमेट चेंज को कोई सीरियसली नहीं ले रहा, और इसके अगेंस्ट में कोई इनिशिएटिव नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से न नॉर्मल पब्लिक की तरफ से। अभी भी शायद थोड़ा वक्त बाकी है, शायद हम अभी भी इसे फिक्स कर सकते हैं, पर अगर हम समय से नहीं जागे तो हमारे बच्चे,
तुम्हारे बच्चे एक ऐसी दुनिया में रहेंगे जो उन्हें नेचर की ब्यूटी नहीं बल्कि ब्रूटालिटी को दिखाएंगे। बचपन से जो हम नेचर को अप्रिशिएट करते आए हैं उसका मौका शायद उन्हें ना मिले, लेकिन ये मौका हम उन्हें अभी भी दे सकते हैं। अभी भी टाइम है, लेकिन बहुत टाइम नहीं।